हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसा कि मैं पिछली वीडियो में टॉप 35 टॉपिक्स के बारे में बात किया था, जहां से जेईई मेंस में भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उन टॉप 35 टॉपिक्स से रिलेटेड ही क्वेश्चंस के बारे में अपन बात करेंगे, जो कि बार बार इस तरीके के बेसिकली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चंस को अपन ने एनटीए अभ्यास के जितने भी मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं उन सब में से स्पेशली क्यूरेट किया गया है। जैसे पहला क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, जो कि बेसिकली डिटर्मिनेंट से रिलेटेड है। अब डिटर्मिनेंट से रिलेटेड कई सारे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि मैं पिछली वीडियो में भी बात किया हूँ कि वहां पे बेसिक डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने वाला टाइप का आता है। जैसे कि ऐसा क्वेश्चन अपने को यहाँ पे दे रखा है। अब इसमें देखो क्या है कि इसमें कई सारे प्रोसेस अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। कुछ लोग तो हो सकता है डायरेक्टली इसको खोलेंगे और फिर इसके इक्वेट करने की कोशिश करेंगे, ए और बी की वैल्यू कंपेरिजन से निकाल लेंगे। दूसरा प्रोसेस यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि दो टर्म अपने को लगभग बराबर दिख रही है, तो तुम यहाँ पे एलिमेंट्री प्रोसेस लगाने की कोशिश करोगे। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि ये सब करने की बजाय हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सीधा वैल्यू पुट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे x की वैल्यू डाल लेता हूँ, मान लो 0 मैंने डाला है ना। जैसे ही मैं यहाँ पे 0 डालूंगा तो ये वाली टर्म खत्म हो जाएगी, केवल यहाँ पे a बचेगा, तो डायरेक्टली a की वैल्यू अपन निकाल पाएंगे। तो जैसे यहाँ पे 0 डालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, -4, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, 0 -4 0 0 0 -4। राइट साइड की बात करो तो a इंटू -a का होल स्क्वायर यानी कि a क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे ये डायगोनल, केवल डायगोनल एलिमेंट इस डिटर्मिनेंट के अंदर अपने को दे रखे हैं, जिसकी वैल्यू, और बाकी सब अगर जीरो रहते हैं तो अपन क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली वैल्यू निकालने के लिए सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि -4 इंटू -4 इंटू -4, जिसका मतलब इसको ऐसे लिख देते हैं -4 का क्यूब विच इज इक्वल टू a क्यूब। तो a की वैल्यू तो आ गई -4। अब कभी कभी क्वेश्चंस में ऐसा भी होता है केवल एक वैल्यू से अपना काम चल जाएगा, बट यहां पे देखो तीन ऑप्शंस में -4 दे रखे, तो एक वैल्यू से तो अपना काम चलने वाला है नहीं, तो अपने को दूसरी भी निकालनी पड़ेगी। अब दूसरी निकालने के लिए भी कई सारे स्टेप लगा सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हो तुम, x की वैल्यू -4 ले लो, तो -4 यहाँ पे लोगे, ये -4 तो ये +4 हो जाएगा, यानी कि ये वाली टर्म x - a का होल स्क्वायर जो है ये 0 हो जाएगी। जब ये 0 हो जाएगा, अब यहाँ पे प्लस होता तब तो फायदा होता, लेकिन ये मल्टीप्लाई है जिसकी वजह से पूरा 0 हो जाएगा, तो b की वैल्यू तो निकल के ही नहीं आएगी। वैसे अगर देखोगे भी -4 अगर यहाँ पे डालोगे तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। कैसे कि यहाँ पे पहली टर्म क्या आएगी, -8, अगली वाली टर्म -8, इसकी भी -8, सेम सिनेरियो यहाँ पे होगा, वही सेम यहाँ पे होगा, जिससे तीनों रो, देखो डिटर्मिनेंट में कंडीशन क्या होती है, जब भी अपने पास में कोई भी दो रो या दो कॉलम के सारे एलिमेंट्स सेम होते हैं तो उसकी वैल्यू 0 आती है डिटर्मिनेंट की, वही यहाँ पे हो रहा है। तो उसकी बजाय कुछ और वैल्यू ले सकते हैं, जो भी मन करे वो वाली वैल्यू ले सकते हैं। अपने को कैलकुलेशन थोड़ी आसान रखनी है, तो जैसे मैं x इक्वल टू 2 ले लेता हूँ, 2 लूंगा तो देखो लिखने में मेरे को बहुत आसानी हो जाएगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आएगा -2, अगली 4 आ जाएंगे, तो 4 - 2 4 4 4 -2। यहाँ पे बात करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आएगा 2b -4 हो जाएगा, या -4 + 2b लिख दो। और यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस -4, तो यानी कि 6 हो जाएगा ये। तो 6 का होल स्क्वायर, जिसको 36 में लिख दे रहा हूँ। अब लेफ्ट वाले पोर्शन को अपन सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट वाले पोर्शन को, डिटर्मिनेंट को अगर मैं सीधा सॉल्व करूंगा तो -2 के साथ क्या आएगा, -2 इंटू -2 मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 आ गया, 4 -16, फिर -4 के साथ में क्या आएगा, -8 -16, फिर +4 के साथ में क्या आएगा, 16 + 8। ये अपने पास में वैल्यू आ रही है। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बच रहा है -12, -12 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आ गया। अब देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों एक ही तो है, सेम टर्म है, क्योंकि यहां से माइनस कॉमन लेके बाहर करोगे तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 24 × 4, और 2 बार लिखा है, सेम टर्म लिखा, तो इसका मतलब सीधा सीधा ऐसे कर देते हैं, 2 × 4 × 24। कैलकुलेशन को आसान बनाने का एक अप्रोच है, जिससे कि हर बार हर चीज अपने को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहां से भी क्या कर सकते हो, स्मार्ट अप्रोच अपन ऐसा लगा सकते हैं, 24 को मैं बाहर ले लेता हूं, तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, 4 दूनी 8। तो अब देखो, अब अपने पास में क्या आ रहा है, हमारे पास में एक साइड आ रहा है 24 और इंटू 9 डिवाइड बाई 36, और ये आ रहा है 2b - 4 के बराबर। ठीक है, तो ये 4 आ गया, ये हो गया 6, तो 2b = 6 + 4, तो b की वैल्यू ये आ गई 10/2 यानी कि 5। तो a की वैल्यू -4 आ रही थी, b की 5 होगी, यानी कि डी ऑप्शन होगी। काफी आसानी से हो गया सॉल्व। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि कंटिन्यूटी से रिलेटेड। अब कंटिन्यूटी में क्या हो रहा है कि फंक्शन कुछ, देखो यहाँ पे लेस देन लिखा हुआ है बीच में, अदरवाइज तो मीनिंगलेस हो जाएगा, है ना। कंटिन्यूटी से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि यहाँ पे किसी पॉइंट पे कंटिन्यूस बोल देगा, फंक्शन को अलग अलग तरीके से डिफाइन कर देगा, और फिर इस तरीके से कुछ अननोन वैल्यूज यहाँ पे जैसे p और q दे रखे, इनकी वैल्यू पूछ लेगा।
या फिर ऐसा भी होता है कि यहाँ पे बोल देता है ये फंक्शन दे रखा है, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताइए, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी भी इसी के साथ इंक्लूड कर देता। अब इस क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो सिंस ये बोल रहा है कि एक्स इक्वल टू 0 पे ये कंटिन्यूअस है, जिसका मतलब क्या हो रहा है कि एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 0 माइनस तीनों की वैल्यूज बराबर आनी चाहिए, उसके साथ साथ फाइनाइट होंगी। सिंस ये बोल रहा है कंटिन्यूअस है तो ऐसा होगा, जिसका मतलब 0 प्लस 0 माइनस और 0 की वैल्यू, देखो एफ ऑफ 0 की वैल्यू तो सबसे पहले अपन निकाल पाए, है ना, उसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, एक्स इक्वल टू 0 पे क्या है फंक्शन क्यू, तो ये है। अब दूसरी एफ ऑफ 0 प्लस या 0 माइनस पहले निकाल लेते हैं। 0 माइनस अगर मैं पहले निकाल रहा हूं 0 से जस्ट छोटी, यानी कि अब एफ एक्स फंक्शन ये है ना, इस लिमिट का मतलब यही होता है कि जैसे एक्स की वैल्यू 0 से छोटी होगी उस सिचुएशन में एफ एक्स फंक्शन इस फंक्शन के बराबर है, एग्जैक्टली जब 0 होगी तो इस वाले फंक्शन के बराबर है, और 0 से जब बड़ी होगी तो इस वाले फंक्शन के बराबर है। तो जब 0 माइनस 0 से जस्ट छोटी है तो ऊपर वाले फंक्शन के बराबर है। अब अपने को देखना है, जैसे यहाँ पे 0 में डालता हूं तो ये 0 हो जाएगा तो 1 बचाइए, और p अपॉन 0 यानी कि इन्फिनिटी हो गया, p तो कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो यानी कि जो ये 1 अपॉन 0 वाला सिचुएशन है, सॉरी ये 0 माइनस वाला सिचुएशन है, यहाँ पे जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रहा है वो 1 की पावर इन्फिनिटी वाला बन रहा है। अब 1 की पावर इन्फिनिटी वाले इनडिटर्मिनेट फॉर्म को अपन कैसे सॉल्व करते हैं कि सबसे पहले e लिखो, e की पावर में जो लिमिट है x टेंस टू 0 माइनस या डायरेक्ट 0 लिख दो, ये लिखना है। उसके बाद जो बेस वाला फंक्शन है उसमें से -1 करना है, तो 1 प्लस मॉड ऑफ साइन एक्स -1 कर दिया। उसके बाद जो पावर वाला फंक्शन लिखा है उसको सीधा मल्टीप्लाई में लिख दो। अब देखो, अब अपन यहीं पे खत्म करेंगे, इस 1 से ये 1 गया, है ना, तो यहाँ पे केवल मॉड ऑफ साइन एक्स बच रहा है, और इसके यही सेम चीज डिनोमिनेटर में भी लिखी हुई, तो ये इसको कैंसिल कर देगा। तो अपने पास यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है, यहाँ पे आउटपुट आ रहा है e की पावर p, ठीक है। अब ऐसे ही एफ ऑफ 0 माइनस तो निकाल लिया, 0 प्लस निकाल लेते हैं। 0 प्लस का मतलब लास्ट वाले में डालना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंस यहाँ पे तो ऐसा कोई फॉर्मेट बन ही नहीं रहा तो अपन डायरेक्टली लगा देंगे। डायरेक्टली यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे और अपन कर सकते हैं, जैसे लिमिट है, लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर एफ एक्स अगर लिखा हुआ है इस तरीके से, तो इस लिमिट को अपन पावर में भी ले जा सकते हैं, है ना, लिमिट x टेंस टू ये। अब यही चीज अपने को यहाँ पे सॉल्व करनी है। कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि देखो, इसके लिए सीधा सीधा यहाँ पे e की पावर में लिमिट x टेंस टू 0 कर दिया, यहाँ पे आ गया tan 3x इंटू यहाँ पे आ गया cot 5x। अब हमको क्या पता है, हमको ये पता है कि जब लिमिट x टेंस टू 0 हो tan ऑफ x बाई x, इसकी वैल्यू 1 होती है। अब इस x की जगह कुछ भी कर दो, यानी मान लो यहाँ पे स्टार होता तो यही सेम स्टार जो है डिनोमिनेटर में भी होना चाहिए, और इस लिमिट पे ये स्टार की वैल्यू 0 होनी चाहिए। जब ऐसा होता है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि ये जो क्वेश्चन है इसमें सीधा सीधा अपन इसको फॉर्मेट में बना लेते हैं, यानी कि जैसे tan 3x लिखा है तो इसके नीचे 3x से डिवाइड कर दो। अब 3x से डिवाइड करो तो 3x से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। सेम चीज यहाँ पे cot लिखा है, cot को tan में बदल दो तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब ये ऊपर चला गया तो यहाँ पे इसको 5x से मल्टीप्लाई कर दिया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, है ना। अब देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी 1 हो गई, लिमिट लगा हुआ है। तो अपने पास बच रहा है 3x डिवाइड बाई 5x, x से x निपटा दो, इसकी वैल्यू आ रही है e की पावर 3/5। अब देखो, अब अपने पास में 3 कंसेप्ट हो गए सीधा सीधा। यहां पे अगर डायरेक्टली अपन लिखेंगे तो देखो e की पावर p बराबर q बराबर e की पावर 3/5। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं, p की वैल्यू आ गई 3/5। q की बात करोगे तो q के लिए अपन ln ले लेते हैं दोनों साइड, तो ln q की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/5। सिंस अपने को क्वेश्चन में भी ln q की वैल्यू की जरूरत है, अब निकाल लेते हैं। अब इसको निकालेंगे तो 5 इंटू 3/5 प्लस 10 इंटू 3/5। तो चाहो तो डायरेक्टली 3/5 को कॉमन ले लो, यानी कि 15 इंटू 3/5, 5 से ये गया 3 3 9, खत्म। इसका आंसर आ जाएगा 9। काफी आसानी से हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन से रिलेटेड है। अच्छा, यहाँ पे आई है, केवल 2i नहीं है ना। और इस तरीके के डेफिनेट इंटीग्रेशन में अभी रिसेंटली क्या हो रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इन सबको फिक्स किया जा रहा है। और यहाँ पे ये जो है डेफिनेट इंटीग्रेशन, इसमें कई सारी प्रॉपर्टीज भी लग रही है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। क्योंकि इस
प्रॉपर्टी, इसमें जो भी डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज लगेंगी, उन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस, इवन जेईई मेंस 2024 में भी 60% क्वेश्चन जितने भी डेफिनेट इंटीग्रेशन के हैं उसमें ये वाली प्रॉपर्टी, यानी कि ये जो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, ये वाली प्रॉपर्टी लगती है। अब इसी प्रॉपर्टी का यूज कैसे यहाँ पे करना है, इस चीज को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि सिंस ये ऐसा होता है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, जहां पे ए और बी जो डेफिनेट इंटीग्रेशन में लोअर लिमिट और अपर लिमिट है वो दोनों, तो यहाँ पे एक 0 है एक 24 पाई है, तो दोनों का सम 24 पाई हो गया माइनस एक्स। देखो जैसे i इक्वल टू ये दे रखा है ना, इसको अपन एक इक्वेशन बोल देते हैं। सेकंड इक्वेशन के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये वाला कर देता हूँ कि भाई 0 से 24 पाई आ जाएगा, और ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन लगा हुआ है, यहाँ साइन आ जाएगा, a प्लस बी करोगे तो 24 पाई आएगा, माइनस एक्स कर दिया, ये हो गया। अब देखो ये क्या है 24 पाई, यानी कि इवन है, इसके साथ में जो वैल्यू मल्टीप्लाई में, तो साइन जैसे साइन 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाता है। सेम सिचुएशन 24 पाई के साथ में भी होगी। तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको मैं डायरेक्टली ये लिख सकता हूं कि 0 से 24 पाई में ये आ जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब क्या होगा, अब एक चीज समझ लो, जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के प्रॉपर्टी, यहां पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज हो रही है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के साथ। जैसे कि मान लो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के अंदर कोई भी टी लिखा है और उसके साथ माइनस टी लिखा है, इस तरीके से अगर दोनों को ऐड किया जाए, क्योंकि मैं यहां पे क्या करूंगा कि इसको ऊपर वाली तो क्वेश्चन वाली इक्वेशन 1 है, इसको इक्वेशन 2 बोल देता हूं, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो तो 2i आया, यहां पे 0 से 24 पाई आ रहा है, यहां पे बात करोगे तो यहां पे क्या आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ साइन एक्स, यहां पे बात करोगे तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ ये पूरे का इंटीग्रेशन। अब यहां पे वही हो रहा है जिसके बारे में अभी बात कर रहा था यहां पे, कि अगर मान लो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में कोई भी एक टी है, उसका सम उसके नेगेटिव काउंटर पार्ट के फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के साथ में किया जाता है, तो इसके दो आउटपुट आता है। एक तो 0 आता है, 0 कब आता है, जब यहां पे ये जो t है इसकी वैल्यू इंटीजर होगी, जब भी इंटीजर होगा तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 माइनस 0 प्लस 0 0 हो गया। वहीं जब इंटीजर नहीं होगा उस सिचुएशन में इसका आउटपुट 1 आता है। अब देखो, अब यहां पे अगर अपन इसके बारे में बात करें, साइन एक्स हो गया साइन एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो है, इसके बारे में अगर अपन बात करें, ये इंटीजर कब देगा, ये इंटीजर हमको तब देगा जैसे 0 पे देगा, उसके बाद पाई बाय 2 पे देगा, उसके बाद कब देगा, पाई पे देगा, फिर 3 पाई बाय 2 पे देगा, फिर 2 पाई पे देगा, फिर 2 पाई प्लस पाई बाय 2 पे देगा, फिर 3 पाई पे देगा, इस तरीके से वैल्यू चलती जाएगी। बेसिकली मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ, जब भी, और देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक और चीज होती है ना, जैसे अगर मान लो अपने पास में कोई भी एक ऐसा फंक्शन होता है, वैसे तो डेफिनेट इंटीग्रेशन कंटिन्यूअस फंक्शंस का पॉसिबल होता है, लेकिन अगर वहां पे कोई भी एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, डिस्क्रीट फंक्शन का यूज किया जाता है, तो जहां पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा उन वैल्यूज पे अपन यहाँ पे फंक्शन को या इंटीग्रेशन को ब्रेक करते हैं। जैसे कि मान लो जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये 0 से 2 में अगर मान लो इसका पूछा जाता है ना, वैसे मैं सेपरेटली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं उससे रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, आप लोग चाहें तो वो वाली जाके चेकआउट कर सकते हैं, वहां पे काफी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। इवन इसका ग्राफ राफ भी कैसे बनाना है वो सब चीजें भी समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो, इसके बारे में अगर अपन बात करें तो ये केवल इंटीजर्स पे ब्रेक होता है, इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूअस होता है, तो उन पे ही अपन इसको तोड़ते हैं। जैसे ये आ गया और प्लस ये 1 से 2 आ गया, है ना। अब वही चीज मैं यहां पे बोल रहा हूं कि इसका जो आउटपुट 0 आ रहा होगा, यानी कि x की वैल्यू जो यहां पे जैसे t की वैल्यू इंटीजर आ रही है, तो यहां पे sin x इंटीजर कब देगा, sin x इंटीजर केवल और केवल उन पे देगा कि 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, इन सब पे देगा, पाई बाय 2 पे भी देगा, है ना, वो सारी की सारी वैल्यूज पे देगा, जिसका मतलब उस पे तो हम फंक्शन को ऑलरेडी तोड़ रहे हैं। जैसे 0 से 24 पाई है, अब इसको अपन क्या लिखते हैं, 0 से पाई बाय 2, पाई बाय 2 से पाई, पाई से 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 से 2 पाई, इस तरीके से तोड़ते हुए चलते। तो उस पे तो एंड पॉइंट पे दे रहा, अपने को उससे कोई लेना देना, अपना सिनेरियो बीच में है ना, तो यहां पे बीच में उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहां पे उसकी बीच में जो वैल्यू वो हमेशा 1 रहेगी। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि 2i इज इक्वल टू 0 से 24 पाई, यहां पे 1 आ जाएगा dx, ठीक है, हमेशा इसकी वैल्यू 1 रहेगी।
तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये x आ जाएगा, x पे 0 24 लिमिट लगा दो तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी 24 पाई। सिंस अपने को i की वैल्यू निकालना है, ये क्वेश्चन में 2i नहीं है, ये केवल और केवल i, तो i की वैल्यू अपने पास में 12 पाई आ जाएगी, जो कि बी ऑप्शन में अपने को दे रखी है और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन 3D ज्योमेट्री से रिलेटेड है और जैसे कि मैं पिछली वीडियो में बताया था 3D ज्योमेट्री में डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी भर भर के पूछे जाते हैं और लाइन से रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी भर भर के पूछे जाते हैं। वैसे देखा जाए तो लाइन ही है अब तो, क्योंकि प्लेन वाले सिलेबस में से प्लेन वाले पोर्शन को हटा दिया गया। तो अब देखो डायरेक्शन कोसाइन का ये वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे क्या बोला, LMN 3 डायरेक्शन कोसाइन है दो लाइंस के, ये वेरिएबल है, इनके अलग अलग कुछ वैल्यूज होंगी और इनके बीच में रिलेशन दे रखा है। एक रिलेशन ये है, एक रिलेशन ये है। अब यहाँ पे दिमाग में एक चीज और आना चाहिए, सिंस 3 अननोन है तो 3 इक्वेशन होनी चाहिए सॉल्व करने के लिए। तीसरी इक्वेशन अपने दिमाग में ऑटोमेटिकली क्या आनी चाहिए, L² + M² + N² = 1। ये तो हमेशा होता है जब डायरेक्शन कोसाइन की अपन बात कर रहे हैं। तो यहां पे अपन इस वाली कंडीशन का पहले यूज करेंगे। जैसे ये क्या बोल रहा है, L × M = 0, जिसका मतलब या तो L 0 या M 0 है ना। तो एक पहला वाला केस ले लेते हैं, हो सकता है L जब 0 होगा तो क्या हो रहा होगा, जब L 0 होगा तो इस वाली इक्वेशन पे आ जाओ। ये क्या कहती है, L 0 कर दिया तो अपन क्या बोल देंगे, M + N = 0, जिसका मतलब M = -N, ये आएगा। अब देखो अगर ये आ गया तो अब इस वाली इक्वेशन का यूज करना है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, L तो ऑलरेडी 0 है, M² तो है ही, और या फिर यहां से चाहो तो N = -M बोल दो, यानी कि -M² = 1। यहाँ पे क्या आया, 2M² = 1, M² = 1/2, M की वैल्यू आ रही है +-1/√2। तो अब अगर मान लो मैं डायरेक्शन कोसाइन यहाँ पे लिखना चाहूंगा तो L की वैल्यू तो 0, M की वैल्यू क्या है +-1/√2 और N की वैल्यू क्या है, उस जो M की वैल्यू है उसका नेगेटिव है, जिसका मतलब यहाँ पे जब ये प्लस है तो वो माइनस होगी और वो माइनस है तो प्लस होगी, ये उल्टा साइन आएगा, बस ये वाला साइन होगा। अब ऐसे ही सेम कंसेप्ट अपने को यहाँ पे दूसरी वाली लाइन के लिए लेना है, दूसरी कंडीशन के लिए बेसिकली कि M = 0। जब M = 0 होगा तो क्या होगा, L + N = 0, यानी कि L = -N। अब केवल यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा कि जो ये M लिखा हुआ है इसकी जगह सीधा सीधा अपने पास में L आ रहा होगा। चाहो तो लिख भी सकते हो L + -L का होल स्क्वायर = 1, 2L² = 1, L की वैल्यू +-1/√2। अब यहाँ पे इसके डायरेक्शन कोसाइन लिखोगे तो L की वैल्यू क्या आ रही, +1/√2 प्लस माइनस में, और यहाँ पे M की वैल्यू 0 हो जाएगी। N की वैल्यू की बात करोगे तो ये माइनस और प्लस, ये आ जाएगी। अब देखो, अब अपने को क्या बोला है, अपने को यहाँ पे बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि अब अपने को एंगल बताना है उन दोनों लाइंस में। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, या तो प्लस ले लो या माइनस ले लो। जब हम प्लस लेंगे तो हमारे पास में एक L1 लाइन अगर मैं बोलूँ तो उसके डायरेक्शन कोसाइन क्या आएंगे, उसके डायरेक्शन कोसाइन आएगा एक तो 0 आएगा, एक 1/√2 आएगा, एक -1/√2 आएगा, है ना। और उसी तरीके से L2 लाइन की बात करोगे तो L2 लाइन का ये वाला आएगा, तो यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, यह आएगा 1/√2 0 -1/√2। अब दो लाइंस के बीच जब डायरेक्शन कोसाइन दे रखे होते हैं तो एंगल क्या होता है, cos θ = L1 L2 + M1 M2 + N1 N2 और डिवाइड बाय कुछ नहीं होता, इतना होता है ना। अब यहीं पे अगर मान लो डायरेक्शन रेशियो होता है तो डिवाइड बाय इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड। देखो अगर तुम ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सीधा सीधा अगर डायरेक्शन कोसाइन है, डायरेक्शन कोसाइन के सीधा से ही अपने को पता है कि अगर ये वेक्टर है और इसका ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर में निकालता हूँ तो उसका मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो वो हमेशा 1 आएगा, वो तुम निकाल के भी देख सकते हो। यही सेम कंसेप्ट इसके साथ भी है। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, दो वेक्टर है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, ये डॉट प्रोडक्ट ही है ना, कि इसको अगर L1 इसको M1 इसको N1 बोल दूं, इसको L2 M2 N2 बोल दूं, तो डॉट प्रोडक्ट ही तो हमने ऊपर यहाँ पे किया है और डिवाइड बाय इनके मैग्नीट्यूड से, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 है, दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड भी 1 है, तो अपने को कुछ करने की जरूरत ही नहीं। लेकिन यहीं पे अगर हमारे पास में डायरेक्शन रेशियोज दे रखे होते तो डायरेक्शन रेशियोज जो है वो उनकी वैल्यूज इनफाइनाइट हो सकती है ना, इनफाइनाइट होती है, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइंस तो यूनिक होते हैं नेचर में, बट डायरेक्शन रेशियोज तो बहुत सारे हो सकते हैं, लैम्डा टाइम डायरेक्शन, ये है ना। जैसे यहाँ पे √2 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा, 2 से कर दोगे, 3 से कर दोगे, बहुत सारे होते हैं, तो उसके मैग्नीट्यूड से अपने को इसको डिवाइड करना रहता। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो इस चीज का भी अपने को ध्यान रखना। तो यहाँ पे अगर अपन बात करेंगे तो अपने पास में क्या आएगा भी
कि अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, जीरो को मल्टीप्लाई किया, पहला वाला जीरो, दूसरा वाला भी जीरो, तीसरे वाले की बात करोगे तो वो 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ये कॉस थीटा के बराबर, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1/2। अब 1/2 कब होगी, जब थीटा इक्वल टू 60 डिग्री होगा। तो यहां पे आ गया ए ऑप्शन, खत्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, ये वेक्टर से रिलेटेड है, वेक्टर भी काफी अच्छा टॉपिक, काफी हाई वेटेज रखता है और ये बेसिक सा क्वेश्चन है, खास इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है। देखो यहाँ पे क्या बोला है, 3 वेक्टर्स हैं हमारे पास में, पहले वाले का मैग्नीट्यूड, दूसरे का, तीसरे का दे रखा है, ये कंडीशन दिया हुआ है, सॉरी बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड दे रखा है और ये कंडीशन दिया हुआ, तो लैम्डा की वैल्यू पूछा है। और यहाँ पे क्या बोला है, बी और सी जो है उनके बीच का जो एंगल है वो एक्यूट एंगल है, जिसका मतलब बी डॉट सी की अगर बात करोगे तो पॉजिटिव आ रहा होगा, या फिर बोल लो यहाँ पे बेसिकली थीटा जो है 0 से π/2 के बीच में, तो इस वजह से ये पॉजिटिव आएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव होता ही, कॉस थीटा पे पॉजिटिव रहेगा। अब इस वाली इक्वेशन का अपने को यूज करना है लैम्डा निकालने के लिए, तो लैम्डा को एक साइड रहने दो, बाकी सबको एक साइड ले लो। तो बी वेक्टर माइनस 2c वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर। अब देखो, सिंस यहाँ पे देखो एक, अब इस तरीके की जब भी इक्वेशंस होती है अपन यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। मान लो ए वेक्टर के साथ डॉट कर देता हूँ पूरी इक्वेशन का, जब पूरी इक्वेशन का ए वेक्टर के साथ मैं डॉट करूंगा तो यहाँ पे ए डॉट सी आएगा। अब ए डॉट सी के बारे में कहीं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, यहाँ पे बी डॉट सी के बारे में इन्फॉर्मेशन है और यहाँ से बी डॉट सी की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, है ना। ये वाले रिलेशन से चाहो तो निकाल लो कि भाई ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, चाहो तो इससे निकाल लो, अदरवाइज यहां से साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, फिर कॉस थीटा की निकाल लो तो बी डॉट सी निकाल लो, वैसे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें, है ना। यहां पे हम क्या करते हैं कि सबसे अच्छा रहेगा कि हम इसमें दोनों साइड मैग्नीट्यूड ले लें, है ना। या तो बी वेक्टर के साथ इसका डॉट कर दो, लेकिन जब बी वेक्टर के साथ डॉट करोगे तो यहाँ पे ए डॉट भी आएगा, उससे भी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ए डॉट बी की वैल्यू फिर हमें नहीं पता। तो हम यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 4 इंटू सी वैक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2 बी डॉट सी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ये, है ना। वैसे तुम चाहो तो यहाँ पे अपन देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम बी क्रॉस सी से साइन थीटा वगैरह की वैल्यू नहीं, जैसे बी क्रॉस सी है तो यहाँ से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि बी सी साइन थीटा, इसकी वैल्यू √15 के बराबर आएगी, है ना। तो ये √15, तो साइन थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल सकते हैं √15, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू 4 है और सी वेक्टर की 1 है, तो √15/4 हो गया। तो यहाँ से फिर कॉस थीटा निकाल सकते हैं, है ना। चलो अब ऐसे में कर दिया हूं तो ऐसे ही कर देते हैं कि यहाँ पे कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ये 16 का स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर 15 हो जाएगा, तो 1/4 ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इसी वैल्यू का यूज यहाँ पे अपन कर लेंगे, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, 4 इंटू 1 हो जाएगा, -2 आएगा। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 है, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है और कॉस थीटा की वैल्यू 1/4 है, तो ये लैम्डा टाइम्स यहाँ पे आ जाएगा √2 का स्क्वायर यानी कि 2। अब देखो 4 से गया 4, है ना, तो यहाँ पे आ रहा है 16 + 4 - 2 और यहाँ पे ये लैम्डा स्क्वायर आएगा, ये लैम्डा स्क्वायर आएगा, ठीक है, इस चीज का ध्यान देना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 लैम्डा स्क्वायर। तो अब अपने पास में क्या बच रहा है, कुछ तो मिस्टेक यहाँ पे हुआ है, ये 20 हो गया, 20 में से अब अपन क्या निकाल दे रहे 2, हाँ, तो यहाँ पे हमारे पास में कितना आ जाएगा, नहीं 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 नहीं, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है अब। जैसे ये 4 हो गया, इसका स्क्वायर हो गया, -2 नहीं आएगा ना, यहाँ पे 4 आएगा, क्योंकि 2b डॉट सी तो होता ही है, उसके साथ साथ सी वेक्टर यहाँ पे 2c वेक्टर लिखा हुआ, तो ये 4 आ जाएगा, ये भी 4 आएगा, जिसकी वजह से ये भी 4 आएगा, तो 4 से 4 चला जाएगा, तो यहाँ पे 16 = 2 लैम्डा स्क्वायर आएगा, तो लैम्डा स्क्वायर = 8 आ जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी ±2√2, जो कि अपने को बी ऑप्शन में दे रखे और काफी आसानी से क्वेश्चन खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो ये अपने को बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड दे रखा है, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम में कई टाइप के क्वेश्चन आते हैं, रिमाइंडर टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी टर्म से रिलेटेड पूछा जाता है, किसी टर्म का कोफिशिएंट पूछा जाता है, वैसा ही सीन यहाँ पे हो रहा है, लेकिन ये कोई सिंपल एक्सप्रेशन नहीं दे रखा है, सिंपल एक्सपेंशन वाला चीज अपने को नहीं दे रखा है। अब यहाँ पे अपने को क्या चीज याद होना चाहिए,
जैसे देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर मान लो मैं करता हूं तो इसको अपन क्या लिखते हैं 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, ये लिखते हैं। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से अब 1 माइनस एक्स क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अगर मैं ये करूंगा तो ये यहाँ पे देखो ये आएगा, यहाँ पे आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो फॉर्मूले से अपन निकाल भी सकते हैं। अब यहीं पे अगर मान लो मैं पावर 4 कर देता हूँ तो काफी इंटरेस्टिंग सिनेरियो बनता है यहाँ पे कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, यहाँ तक चला जाता है। तो अब देखो ये पैटर्न देख के सीधा ये चीज दिमाग में आनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि ये पूरी वैल्यू को अगर मैं x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो सीधा ऐसा लिख देंगे। अपने को पहले इसको सिंप्लीफाई करना है ना। तो अपन यहां पे क्या करते हैं 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बट सिंस ऊपर पावर 3 है तो अपने को 1 माइनस एक्स के क्यूब से मल्टीप्लाई करना रहेगा, तभी जाके ये हो पाएगा। यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, इससे हो गया, पूरे पे क्यूब लग गया तो 3 यहां पे पावर चली गई तो 3 पावर यहां पे बची। ठीक है, अब देखो, अब अगर अपन इसको देखते तो ये 1 माइनस एक्स की पावर ये 3 हो गया और 1 माइनस एक्स का। अब यहां पे भी कई सारे मिस्टेक्स हो सकते हैं। अब देखो चाहो तो तुम यहां पे ऐसा कर सकते हो कि पहले इन दोनों को पावर को बाहर ले लो और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और फिर उसको खोल लो, बट उससे भी अच्छा रहेगा कि हम सीधा सीधा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ज्यादा फालतू झंझट में पड़ते ही नहीं। कि जैसे ये क्यूब है तो क्या होता है 1 ए माइनस ये बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये 12 हो गया। फिर यहां पे अगर अपन बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां पे अपने पास में आ जाएगा -3 इंटू एक्स की पावर 4 हो गया प्लस 3 इंटू एक्स, ए बी स्क्वायर होता है तो ये बी स्क्वायर हो गया, है ना, ये आ जाएगा। वैसे ही इसको खोल लो तो 1 माइनस एक्स क्यूब माइनस अपने पास में यहां पे आएगा 3x और प्लस में आ जाएगा 3x स्क्वायर। अब अपने को क्या देखना है x की पावर 9, x की पावर 9 कब बनेगी, इससे बनेगी क्या, इससे बनने के लिए इसमें x की पावर 9 देखो, इससे बनने का मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 जब किसी सब से मल्टीप्लाई एक एक करके सबसे जब होगा तो कभी इधर x की पावर 9 है ही नहीं तो बनेगा ही नहीं। x की पावर 12, अब उसके लिए यहाँ पे x की पावर माइनस होनी चाहिए तभी जाके, क्योंकि 12 तो ऑलरेडी ज्यादा हो गया तो इसका कोई काम नहीं। 3 की बात कर लो, सॉरी 4 की बात कर लो, 4 के लिए 7 या फिर 5 या फिर 6, ये भी नहीं बन रहा है तो केवल इससे बनेगा। इससे कब बनेगा, जब ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा, यानी कि 3 इंटू माइनस 3 इंटू एक्स की पावर 9 माइनस 9 इंटू एक्स की पावर 9, तो एक्स की पावर 9 का कोफिशिएंट क्या है -9, खत्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, ये काफी आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें अल्फा और बीटा अपने को 2 रूट इसके दे रखे हैं। फिर बोला कि ऐसी इक्वेशंस बतानी जिनके 2 रूट ये, तो एक्चुअली में एक ही स्टेप में हो जाएगा, शायद हो तो जाना चाहिए। सम निकाल लेते हैं, सम अगर मान लो मैं निकालता हूं तो माइनस को दोनों को बाहर ले लेते हैं। यहाँ देखो इसको इसमें ऐड करेंगे तो माइनस माइनस रहेगा, माइनस को बाहर ले लिया तो यहाँ पे ये आएगा, फिर प्लस में 1/अल्फा प्लस बीटा आएगा। अब अपन इसको क्या करते हैं कि जो ये पहला लास्ट टर्म है इसको एक साथ लिख दिया और जो दूसरे वाले टर्म है उसमें एलसीएम ले दो, ये अल्फा बीटा चला गया, अल्फा प्लस बीटा, इन सब की वैल्यू तो हमको पता है, तो पता है तो डाल देते हैं। जैसे यहां से हम क्या बोल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -a है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे आ जाओ, माइनस तो बाहर है, ये आ गया -a इसकी वैल्यू, फिर प्लस ऊपर की बात करोगे -a नीचे आ गया 1, तो यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस ऑफ -2a, यानी कि वैल्यू आ रही है 2a, सम 2a होना चाहिए। ऐसा केवल इसी लास्ट वाली इक्वेशन में है, इसमें तो है भी नहीं क्योंकि यहाँ पे -2 है, तो खत्म, 2 स्टेप में हो गया। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है जो कि रिलेशन से रिलेटेड है। रिलेशन से इस तरीके के क्वेश्चंस आजकल ज्यादा पूछे जा रहे हैं, कोई सेट दे देगा फिर यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन दे देता है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, ये है वो नहीं है। अब इसको देखने के लिए क्या बोला है ये चीज देखो, W यहाँ पे किस चीज को डिनोट करता है, इंग्लिश डिक्शनरी का कोई भी वर्ड उठा लो, है ना, और जैसे कि बॉय, कैट, डॉग, जो भी तुमको लेना है, तुम्हारा खुद का नाम, खैर वो तो इंग्लिश डिक्शनरी में नहीं आता है ना, जैसे कि खुद डिक्शनरी, खुद इंग्लिश वर्ड्स, ये सब भी तो हैं। अब यहाँ पे क्या बोला है कि x और y जो है, ये जो x और y इस R सेट के अंदर ये लिखे हुए रहते हैं ना एलिमेंट, इन एलिमेंट में जो x और y है इनमें कम से कम एक लेटर कॉमन है। अब देखो कोई भी एग्जाम्पल तुम चाहो तो ले सकते हो, बट अपने को ध्यान ऐसा रखना है कि एग्जाम्पल कुछ ऐसा लो कि जैसे
मान लो ये जो कंडीशन है केवल मिनिमम से मिनिमम यही सेटिस्फाई होनी चाहिए, इससे ज्यादा वाला सीन नहीं। जैसे ये एक लेटर बोल रहा था, केवल केवल एक लेटर कॉमन हो, है ना, ऐसा नहीं कि दो भी करा दे रहे हैं, वैसे तो करा ही सकते हैं, बट जब अपने को ये सब चीजें चेक करनी रहती है तो एग्जाम्पल ऐसे लेने जिसमें मिनिमम सिचुएशन हो, जिससे कि अगर कहीं पे कोई गलती हो रही होगी या फिर कोई भी ऐसा सिनेरियो होगा कि कहीं पे सिमेट्रिक नहीं बन रहा होगा, ट्रांजिटिव नहीं बन रहा होगा, तो वो अपने पास निकल के आ जाए। जैसे यहाँ पे मैं चाहूँ तो देखो बॉय ले लेते हैं, अगले वाले के साथ में एक एलिमेंट कॉमन होना चाहिए, अगले वाले को बैग ले लो, तीसरे वाले की बात कर, तीसरे वाले को चलो कैट ले लेते हैं, है ना। क्यों ले रहे हैं कैट? अब देखो मैं चाहता तो यहाँ पे इसको कैट की जगह कैरी भी ले सकता था, उससे क्या होता है एक वाई यहाँ पे भी कॉमन आ जाता, बट ऐसा कोई कंडीशन ही नहीं है ना कि थर्ड वाला जो है फर्स्ट वाले के साथ कॉमन होना चाहिए, ऐसा कुछ है ही नहीं, तो अपन उसको लेंगे ही नहीं। तीन एलिमेंट हो गए। अब सबसे पहले हमको रिफ्लेक्सिव चेक करना है। रिफ्लेक्सिव का क्या होता है? खुद का खुद के साथ, है ना। तो यहाँ पे अगर कोई भी एलिमेंट लिखोगे, मान लो बॉय वर्ड को अगर अपन लेके लिखेंगे तो बॉय का बॉय के साथ में बैग कॉमा बैग आ जाएगा, कैट कॉमा कैट आएगा। अब ये कंडीशन क्या सेटिस्फाई हो रही? तो जब इस तरीके से हम एलिमेंट्स को लिखेंगे तो क्या उनमें एटलीस्ट एक लेटर कॉमन रहेगा? अरे वो पूरा पूरा लेटर ही रहेगा ना कॉमन, सब कुछ सेम ही है, जो पूरा पूरा लेटर ही कॉमन रहेगा तो एटलीस्ट एक का तो सिनेरियो हो गया, यानी कि रिफ्लेक्सिव तो होगा ही होगा। बट यहां पे अगर बोल देता कि एग्जैक्टली एक, तब रिफ्लेक्सिव नहीं होता, है ना, क्योंकि एग्जैक्टली एक होना चाहिए। अब यहां तो एक से ज्यादा हो रहे हैं, यहां पे तो जितना लेटर का वो वर्ड है वही के उतने ही कॉमन रहेंगे, क्योंकि सेम ही तो लिखना है। ठीक, अब दूसरे पे आ जाते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर कहीं पे ए कॉमा बी लिखा है तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए, और ये भी उसी कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे अब देखो कहीं पे अगर बॉय कॉमा बैग लिखा है तो इसके बाद बैग कॉमा बॉय, ये भी इसी रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अब इन दोनों में अगर एक एलिमेंट कॉमन है, अब आगे पीछे लिखने से ऐसा थोड़ी ना कि एलिमेंट हट जाएंगे, ये ऐसा तो है नहीं कि एक लेटर अभी तो कॉमन था अब नहीं रहा, ऐसा तो सिनेरियो बनेगा ही नहीं ना, जिसका मतलब ये सिमेट्रिक भी होगा। ऐसी थर्ड वाला केस देख लेते हैं, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वाला केस अगर अपन देख रहे हैं तो ट्रांजिटिव वाले में देखो बना लेते हैं तीन केस कि भाई बॉय का बैग के साथ हो गया, एक बन गया, है ना। देखो इसकी कंडीशन पहले बता देता हूं, इसमें क्या होता है कि अगर ए कॉमा बी और बी कॉमा सी आर रिलेशन में, आर क्रॉस आर में अगर अवेलेबल है, तो देखो इसका लास्ट इसका फर्स्ट के साथ में सेम होना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन के बाद यहां पे क्या होना चाहिए कि ए कॉमा सी जो है वो भी होना चाहिए। बट यहां पे ये वाली कंडीशन दे रखी है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर ए कॉमा बी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बी कॉमा सी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ए कॉमा सी भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अब देखो ए कॉमा बी ले लो, ए कॉमा बी मतलब यही उठा लेते हैं, बॉय कॉमा बैग, है ना, ये सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा वाला बी कॉमा सी अगर लोगे तो बैग यहाँ पे लेना पड़ेगा, सी कोई भी ले लो, मान लो कैट ले लिया, यहाँ पे भी ए कॉमन है ना, तो एक लेटर तो अभी भी कॉमन है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी कर रहा है। तो अब अपने को क्या लेना पड़ेगा? बॉय ले लो और कैट ले लो। क्या इन दोनों में अब एक लेटर कॉमन है? नहीं, कोई जरूरी थोड़ी ना है। अब यहीं पे अगर जैसा मैं स्टार्टिंग में बताता कि यहां पे अगर मैं कैरी ले लेता तो फिर यहां पे वाई कॉमन आ जाता, बट अपने को एग्जांपल ऐसा सेट करना जिसमें मिनिमम पॉसिबिलिटी हो, तो अपन यहां पे बोलेंगे कि ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, जिसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो होगा बट ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर देखें तो यहाँ पे अपने पास में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन भी दे रखा है, डिफरेंशिएशन भी दे रखा है, बट हम तो ये पढ़े हैं कि जो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं वो डिफरेंशिएबल, ऑब्वियस सी बातें नहीं होंगे तो उनके डिफरेंशिएशन की वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। बट जब ऐसा सिनेरियो अपने पास में आता है तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए? तो वैसे तो इंटीग्रेशन भी पॉसिबल नहीं होता, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन पॉसिबल होता है, जैसे कि पिछले सिनेरियो में अपन देखें। वैसे ही यहाँ पे फाइनाइट वैल्यू अगर किसी पर्टिकुलर एक्स की वैल्यू के लिए अपन निकाल रहे हैं तो उस सिनेरियो में कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं। जैसे इस एक्स की वैल्यू की बात करोगे तो ये 7/2 है, जिसका मतलब 3.5 है। तो x अगर एक वेरिएबल है तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि उसकी वैल्यू 3 से 4 के बीच में है, इंटीजर तो है नहीं। जब 3 से 4 के बीच में है तो फंक्शन उस सिचुएशन में कंटिन्यूअस हो रहा होगा, चाहे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को देख लो, वो उसका ग्राफ यहाँ पे कहीं कुछ इस तरीके से होगा 3 से 4 में, ठीक है।
और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की बात करोगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, 1 2 3 यहां पे आ जाएगी, ठीक है, 3 से 4 वाला ये लाइन आ जाएगा। अब तो उस लाइन के बीच में कंटिन्यूअस होगा, तो अब अपने को इसकी वैल्यू कैसे निकालनी, अपने को वैल्यू निकालनी ये सिनेरियो कंसीडर करके, यानी कि x की वैल्यू ये जो पूछ रहा है वो 3.5 है, जिसका मतलब 3 से 4 वाले इंटरवल के बीच में है। तो जब x की वैल्यू 3 से 4 वाले इंटरवल के बीच में होगी तो उस सिचुएशन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, इसकी बात करोगे तो 3 हो जाएगा, है ना। वहीं पे जब ऐसा होगा तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। अब देखो इसके लिए फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ अपने को पता होना चाहिए। जैसे ये वैल्यू 1 आ जाएगी, यहां पर चलोगे तो 2 आ जाएगा, यहां पर चलोगे तो 3 आ जाएगा, और यहां 3 से ये 4, 3 से 4 वाला सिनेरियो है अपने पास में, ये वाली लाइन के बारे में बात हो रही है। अब देखो इसको कैसे देखते हैं, इस लाइन की बात करोगे तो ये y इक्वल टू एक्स लाइन की तरह बिहेव करती है, अगली वाली लाइन x माइनस 1 की तरह बिहेव करती है। इसकी बात करोगे तो x माइनस 2 की तरह बिहेव करती है, लेकिन कब करती है, जब x की वैल्यू, जैसे यहां पे ये वाली लाइन जो है x माइनस 3 की तरह बिहेव करती है, लेकिन कब करती है, जब करती है जब x की वैल्यू 3 से 4 के बीच में होगी। इससे आगे पीछे का सिनेरियो केवल इसके बीच में जब वैल्यू होगी तो उस टाइम पे अपन बोल सकते हैं कि जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है उसकी वैल्यू x माइनस 3 के बराबर होगी। अब जब अपने पास में ऐसा निकल के आ गया, अब देखो fx फंक्शन हमारे पास में क्या बन रहा है, तो हमारे पास fx फंक्शन हो रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 3 रख दिया, 3 की पावर x माइनस 3 प्लस यहां पे क्या आ जाएगा x माइनस 3 की पावर 3, और ये तो साइन है, तो साइन का तो कुछ लेना देना नहीं है। तो अब निकालता है एफ डैश एक्स, अब तो हो जाएगा। तो ये है क्या, ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ए की पावर एक्स ln ए, तो 3 इंटू एक्स की पावर ये, और यहाँ पे आ जाएगा ln 3, और पावर का चाहो x माइनस 1 का करेंगे तो क्या आएगा, वो 1 आएगा, उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं। फिर यहाँ पे क्या आएगा, 3 इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये तो समझ में आ ही गया होगा। साइन थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा, और थीटा का करोगे तो यहाँ पे पाई आएगा, तो पाई कॉस पाई एक्स, ये अपने पास में आ जाएगा। अब हमको डालनी है वैल्यू, वैल्यू डालेंगे तो क्या होगा, अब जैसे ही मैं यहाँ पे 7/2 डालता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो 7/2 कितना है, 3.5, 3.5 में से 3 गया, है ना, एफ डैश ऑफ 7/2, 3.5 में से 3 गया तो 0.5 बचा, यानी कि रूट बच रहा है, तो 3 की पावर या तो 0.5 लिख लो या 1/2 लिख दो या फिर √3 डायरेक्ट लिख दो, √3 ln 3 हो गया। यहां पे बात करोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या आएगा 1/2, है ना, 0.5 बोल लो या 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 1/4, ये आएगा, और उसके साथ 3 मल्टीप्लाई में तो 3/4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा cos पाई, है ना, यहाँ पे डालोगे तो x की जगह क्या आएगा 7/2 डालेंगे तो यहाँ पे cos ऑफ 7π/2, तो 2n + 1π/2 पे cos थीटा की वैल्यू हमेशा 0 रहती है, फिर उसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो क्या ही फर्क पड़ता है। तो ये इसका आउटपुट आएगा जो कि अपने को डी ऑप्शन में दे रखा है, और ये इसका करेक्ट आंसर अपने पास हो जाएगा। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं सेगमेंट का, जो जिसमें लॉग का कंसेप्ट भी इंक्लूड किया, उसके साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट भी इंक्लूड किया। वैसे ट्रिग्नोमेट्री से इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, बट ये क्वाड्रेटिक वगैरह के सिनेरियो में इसको कंसीडर करके इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं, इस वजह से इसको मैं यहाँ पे लाया हूँ। यहाँ पे कुछ चीजों का ध्यान अपने को रखना है। सबसे पहले इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करेंगे। इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करते टाइम लोग पता क्या करते हैं कि साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू कॉस स्क्वायर, कॉस को उधर ले गए तो 2 है तो स्क्वायर हो गया, ये हो गया। लेकिन ये ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पे पहले कुछ चीजें देखो। सबसे पहले तो कॉस एक्स को क्या होना पड़ेगा, कॉस एक्स को पॉजिटिव होना पड़ेगा, उसके साथ साथ साइन एक्स को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, है ना, साइन एक्स की पूरी वैल्यू, एक्स की बात नहीं कर रहा हूं। और यहाँ पे जो कॉस एक्स है इसकी वैल्यू कभी 1 नहीं हो सकती। ये कुछ बेसिक कंडीशन अपने को सबसे पहले लिख लेना कि लॉग तभी डिफाइन हो पाएगा। अब यहाँ पे देखो ये cos x है, cos x का आउटपुट में क्या बोल रहा हूँ 1 हो नहीं सकता, 0 से बड़ा होगा, जिसका मतलब cos x के बारे में हमको क्या पता है, cos x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में टेंड करती है। तो इसका मतलब इस केस के लिए cos x की जो वैल्यू रहेगी वो 0 से 1 के बीच में रहेगी। जब cos x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहेगी तो अपन ऐसा बोल सकते हैं लॉग जो है उसका बेस यहाँ पे 0 से 1 के बीच में है, यानी कि 1 से छोटा है। तो जब लॉग में बेस 1 से छोटा होता है ना, यहाँ पे a ले लो, यहाँ पे x1, और यहाँ पे log ऑफ a, यहाँ पे x2।
अगर इस तरीके से अपने को दे रखा है और इस इनइक्वलिटी को मेरे को सॉल्व करना है तो इनइक्वलिटी का साइन बदल जाता है। चाहो तो लॉग से रिलेटेड भी एक मैं 10 मिनट का वीडियो, 10 मिनट के आसपास का अप्रोक्सीमेटली वीडियो बनाया जिसको क्विकली आप रिवाइज कर सकते हो ये सारे कंसेप्ट। अब देखो तो यहाँ पे अपने पास में क्या आ जाएगा, लेफ्ट में हमारे पास में आएगा साइन एक्स और इनइक्वलिटी का साइन जाएगा बदल, यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। अब हम क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स को लेफ्ट में ले आते हैं, तो साइन एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लेस देन इक्वल टू 0। अब तो इनइक्वलिटी है, इसको सॉल्व करने के लिए कॉस स्क्वायर एक्स को साइन में कन्वर्ट कर दो, तो यहाँ पे आएगा साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स पॉजिटिव में हो जाएगा, साइन एक्स तो ऑलरेडी पॉजिटिव में लिखा है, 1 माइनस में हो जाएगा, ये आ गया। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा आसान बनाने के लिए, थोड़ा कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए साइन एक्स को टी मान लेते हैं। जब हम साइन एक्स को टी मानेंगे तो क्या आया, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अपन क्या करें, टी की वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना, सीधा सीधा। तो यहाँ पे क्या आएगा, -1 प्लस माइनस रूट ऑफ 1 -4 इंटू -1, यानी कि +4 डायरेक्टली मैं लिख दूं यहाँ पे, है ना, चाहो तो डायरेक्टली यहाँ पे √5 लिख दो, ठीक है, 2। यहाँ पे हमारे पास में 2 वैल्यूज आ रही है, तो इस बेसिस पे अपन क्या बोल सकते हैं इसके बारे में, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि t माइनस -1 प्लस √5/2 एक फैक्टर ये हो जाएगा इसका। दूसरा फैक्टर यहाँ पे क्या आ जाएगा, t माइनस, चलो इसको ना मैं दूसरे पेज पे कर देता हूँ कि हमारे पास में एक फैक्टर होगा t माइनस -1 प्लस √5/2, दूसरा फैक्टर हो जाएगा t माइनस -1 माइनस √5/2, ये लेस देन इक्वल टू मेरे को 0 चाहिए ना, ऐसे कर सकता हूँ। अब दोनों वैल्यूज को रख दो, एक वैल्यू जो है -1 माइनस √5/2 इधर आ जाएगी, प्लस वाली इधर आ जाएगी क्योंकि ये पॉजिटिव है, और 0 की अगर बात करो तो 0 इसके बीच में आएगा। क्यों 0 में ले रहा हूँ, क्योंकि t जो है, t तो कुछ नहीं है, t तो हमने माना है, t एक्चुअली में साइन एक्स है ना। तो साइन एक्स की वैल्यू की अगर अपन बात करें, जैसा कि इनिशियली हम डिफाइन किए कि साइन एक्स की वैल्यू हमको 0 से बड़ी लेनी है, तो 0 बीच में ले आए। अब ये क्या बोल रही है इनइक्वलिटी कि लेस देन 0 है, तो इससे बड़ी वैल्यू कोई भी डालोगे तो पॉजिटिव आएगा, बीच में माइनस आएगा, इधर पॉजिटिव आएगा। तो बेसिकली मेरे को यहां से यहां तक की वैल्यूज पे फोकस रहना है, और सिंस यहां पे इक्वल टू का साइन लगा है तो यहां पे ये फिल्ड बबल आएगा, यानी कि ये वाली वैल्यूज को अपन काउंट करेंगे। बट अपने को यहां पे क्या करना है, यहां पे साइन एक्स की जो वैल्यू है, टी की जो वैल्यू है, वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, यानी कि 0 से बड़ी होनी चाहिए, 0 हो नहीं सकती। तो ये वाला केस अपने पास में आएगा, तो मेन लाइन हमारे पास में ये निकल के आएगी, ये वाली वैल्यूज को हम ले सकते हैं, यानी कि साइन एक्स की जो वैल्यूज होगी वो 0 होगी मिनिमम, और मैक्सिमम अपने पास में -1 प्लस √5 या फिर √5 माइनस 1/2, जिसपे क्लोज ब्रैकेट रहेगा, क्योंकि इस वाली वैल्यू को अपन इंक्लूड करेंगे, तो जो कि अपने को सी ऑप्शन में दे रखी है, और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से जो काफ़ी हाई वेटेज के क्वेश्चन है, जो बार बार जेईई मेंस में पूछे जाते हैं, उन सबको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। होपफुल यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।